हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम मौलिक अधिकार से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन आंसर देखेंगे, जो कि केवी जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है 2023 में, उसमें आपको ये ऐसे क्वेश्चन जो हैं एनसीईआरटी से ही लिए गए हैं, तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। सबसे पहले है यहाँ पर कि मौलिक अधिकार के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन देखना है। सबसे पहला है ये बुनियादी मानवाधिकार है, तो ये सही है। मनुष्य होने के नाते हमें इन अधिकारों का उपयोग करने का अधिकार है, तो ये भी सही है। बी है मौलिक अधिकारों की गारंटी और उनकी सुरक्षा स्वयं संविधान करता है, ये भी सही है। तो हमें असत्य देखना है, तो ये तो सारे सही है। यदि इन अधिकारों का खंडन किया जाता है तो नागरिकों को न्यायालय की शरण में जाने का अधिकार है, तो बी और यहाँ पर डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो कह रहा है कि मूल अधिकारों में परिवर्तन करने के लिए संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है, तो हमारा डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। तो मौलिक अधिकार के संबंध में जो डी कथन है वो गलत है, क्योंकि इन मौलिक अधिकारों में परिवर्तन हेतु जो है, अगर किसी भी मौलिक अधिकार में परिवर्तन करना है तो संविधान में संशोधन करना पड़ता है, जबकि साधारण कानूनी अधिकारों में परिवर्तन करने हेतु संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो कोई भी अगर हमको मौलिक अधिकार अगर चेंज करना है, उसमें कुछ ऐड करना है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। बल्कि जो हमारे कानूनी अधिकार हैं उसमें परिवर्तन हेतु संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मौलिक अधिकार नागरिकों को राज्य द्वारा प्रदत्त अधिकार है, जिनका सामान्य परिस्थितियों में उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। मूल अधिकारों को यह नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि उन्हें संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की गई है। ये मूल इसलिए है क्योंकि ये व्यक्ति की चहुमुखी विकास जैसे कि भौतिक, बौद्धिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक के लिए क्या है, आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कथन पर विचार कीजिए। सबसे पहला है यहाँ पर भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को सूचीबद्ध किया गया है और उनकी सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। मौलिक अधिकारों की गारंटी के लिए भारतीय संविधान ने स्वयं उपबंध किए हैं, जो सामान्य कानून के संरक्षण से भिन्न है। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें क्या हो जाएंगी, सही हो जाएंगी। दोनों क्या है, सही हैं। व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान में उन अधिकारों को सूचीबद्ध किया है जो मनुष्य के लिए सुरक्षा देने के योग्य हैं। इन्हें मौलिक अधिकार की संज्ञा दी गई है। मौलिक अधिकारों का महत्व अत्यधिक है तथा यह सुनिश्चित करता है कि सरकार भी इनका उल्लंघन ना करे। अगर सरकार उल्लंघन करती है तो हम न्यायालय के पास जाके वो शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आगे है मौलिक अधिकार अन्य सामान्य अधिकारों से भिन्न है, जिस कारण इन अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी स्वयं संविधान द्वारा दी गई है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारतीय संविधान में भाग 3 में मौलिक अधिकारों का प्रावधान मिलता है, तो बिल्कुल मिलता है। भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकारों का वर्णन मिलता है, तो 7 तो यहाँ पे नहीं है, 6 हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम सत्य कथन बताना, तो हमारा बी ऑप्शन क्या है, सही हो जाएगा। तो यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर 7 पहले थे, लेकिन जो हमारा 44वां संविधान संशोधन है उस अधिनियम के तहत जो है 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है। तो टोटल कितने हमारे 6 हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौलिक अधिकारों का सबसे बड़ा सटीक वर्णन करता है। तो यहाँ पर संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित समस्त अधिकार जो हैं, यहाँ पर सी जो है सबसे सटीक वर्णन करता है। संविधान द्वारा प्रदत्त सुरक्षित समस्त अधिकार। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन से अधिकार मौलिक अधिकारों की श्रेणी में शामिल किए गए हैं। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, शोषण के विरुद्ध संपत्ति का अधिकार जो है वो हटा दिया गया था। तो
तो जहाँ पर 4 वाला ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। पहला वाला यहाँ पे क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारी है स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी है, तो हमारा कौन सा है, सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। बाकी जो अनुच्छेद हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं, क्योंकि जब हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो उसमें क्या है, अनुच्छेद की वहाँ पर बात नहीं की गई है, लेकिन हम इसको देख लेते हैं। समता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से 18 है। स्वतंत्रता का अधिकार जो है 19 से 22 है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है 23 से 24 है। स्वतंत्रता धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 25 से 28 है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार जो है अनुच्छेद 29 से 30 है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 है। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान में समता के अधिकार का वर्णन किन अनुच्छेदों के अंतर किया गया है। तो समता का अधिकार 14 से 18, तो 14 से 18 जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। तो समता का अधिकार जो है 14 से 18 दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, समता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से 18 के संबंध में निम्नलिखित कथन बताने हैं। तो यहाँ पर अनुच्छेद 14, 15, 16 इस तरह से दिए गए हैं, तो हमको बताना है कि यहाँ पर असत्य कथन कौन सा है। तो असत्य कथन हमको इनमें से बताना है। सबसे पहले क्या कह रहा है कि अनुच्छेद विधि के समक्ष, मतलब कानून के समक्ष सभी लोग क्या है, समान है, समान संरक्षण है। तो ये तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, भारतीय भू क्षेत्र के सभी व्यक्तियों को विधि द्वारा समान संरक्षण की व्यवस्था करता है। तो असत्य कथन हमको यहाँ पर बताना है। आगे है तो ये तो सही हो जाएगा। अनुच्छेद 15, सार्वजनिक पदों पर नियुक्ति के संबंध में सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करने के संबंध में। आगे है थर्ड, क्या कह रहा है, अनुच्छेद 16, धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान पर किसी के आधार पर जो है विभेद की अस्वीकृति करता है। तो ये क्या असत्य हो जाएगा। तो हमारा थर्ड जो है यानी कि बी, दूसरा और तीसरा यहाँ पर। और 18 क्या है, उपाधियों के लोप से संबंधित है। तो यहाँ पर जो व्याख्या है, पहला तो सही है और चौथा यहाँ पर सही है, यानी जो गलत है हमारे 2 और 3 है। तो 15 के अंतर्गत जो है धर्म, मूल, वंश और जाति सबके स्थान पर किसी उस पर क्या है, किसी के आधार पर नागरिकों के बीच भेदभाव से राज्य को प्रतिबंधित किया गया है। उल्लेखनीय है कि यह अधिकार जो है भारतीय नागरिकों को प्राप्त हो। 16वां क्या है, मतलब जो 15वां वाला ये वाला था, और ये जो 16वां है, 16वां जो यहाँ पर दिया गया वो ये नहीं है, वो ये है कि सार्वजनिक पदों, मतलब इस तरह से दे दिया गया है कि 15 वाला नीचे, 16 वाला ऊपर। तो आगे बढ़ते हैं। समता संबंधी अधिकारों के बावजूद राज्य को निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित विशेष प्रावधान करने की शक्ति प्राप्त है। तो विशेष प्रावधान करने की शक्तियां जो है वो महिलाओं के संबंध में, बच्चों के संबंध में, पिछड़ी। तो उपयुक्त डी ऑप्शन सही हो जाएगा। समता अधिकारों के बावजूद भी संविधान में महिलाओं, बालकों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लिए विशेष प्रावधान करने की शक्ति जो है संसद को दी गई है। समाज में कुछ वर्णों के प्रति असमान व्यवहार के कारण उनके उत्थान के लिए ऐसा किया जाता है। तो जो 16(4) है, अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत जो है रिजर्वेशन जो है वो यहाँ पर दिया गया है। अंतर्गत पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत राज्य जाति के आधार पर विभेद कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार जो है 14 से 18 उसका था, तो फिर उसके बाद 19 से लेके हमारा 22 तक क्या हो जाएगा, ये स्वतंत्रता का अधिकार जो कि यहाँ पर है 19 से 22 से तक लेके। तो बहुत इम्पोर्टेंट है।
आगे है भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार का उपबंध अनुच्छेद 19 से 22 तक 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। 19 में 6 स्वतंत्रताओं की बात करता है। 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की व्यवस्था करता है। 21 में किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना किसी प्राण या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। 22वां कहता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध से संरक्षण प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से मूल अधिकारों के किस वर्ग में अस्पृश्यता के लिए विभेदन के लिए विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? तो ये क्या हो जाएगा? समता का अधिकार, जिसमें छुआछूत ये सभी को समान समझा जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो आर्टिकल जो है 17 में अस्पृश्यता के अंत की व्यवस्था की गई है। कौन से आर्टिकल में? अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंत का व्यवस्था की गई है और ये संविधान के भाग 3 में भी वर्णित है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता संबंधी अधिकारों यानी 19 से 22 में शामिल नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार ही है, जिसको हटा दिया गया है 44वां संशोधन द्वारा। तो आगे देखते हैं, तो यहाँ पर कुछ अपराधों के लिए दोष सिद्धि, तो ये वाला जो है वो 20वां है। किसी व्यक्ति को विधि द्वारा दैहिक स्वतंत्रता, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण, तो ये हो जाएगा 21। इसी में प्राइवेसी वाला जो है वो भी इसी में आएगा। आगे है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी, तो ये हो जाएगा 22। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार जो है स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत शामिल है? तो स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत यानी कि 19 से जो 22 तक है उसकी बात कर रहा है। यहाँ पे संघ व संगठन व संघ बनाने की स्वतंत्रता का अधिकार, देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में निवास करने की स्वतंत्रता, कोई भी काम करने या पेशा करने की स्वतंत्रता, तो सभी है, सभी यहाँ पर सही है। बस निवास जो है वो स्पेशल कुछ अलग है, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, कुछ इस जगह के जो हैं उनमें जो है निवास करने की यहाँ पर क्या है, स्वतंत्रता नहीं है। लेकिन ऑलमोस्ट सब जगह जो है आप निवास कर सकते हैं, ज़मीन खरीद सकते हैं, इस तरह का जो है बच सकते हैं। तो ये यहाँ पर सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। आगे देखते हैं, तो यहाँ पर 19(1) में क्या है? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांति और निरायुध सभा की स्वतंत्रता, संगठन और सभा बनाने की स्वतंत्रता, भारत में संपूर्ण राज्य में कहीं भी आबाद रूप से आने जाने की स्वतंत्रता, भारत में किसी भी भाग में निवास करने की स्वतंत्रता, कोई भी काम करने, व्यवसाय चुनने या पेशा व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है। आगे देखते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत कोई व्यक्ति अपने विचार को किस रूप से व्यक्त कर सकता है? तो बोलकर कर सकता है, लिखकर कर सकता है, कोई चित्र या कलाकारी बना के, मतलब सारे के सही हों। तो 19(1) का के देश के सभी नागरिकों को बोलने और अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति शब्द का व्यापक है यहाँ पर, जिसके अंतर्गत विचारों को व्यक्त करने के जितने भी साधन हैं वे सभी इसमें शामिल है, तथा कोई व्यक्ति अपने विचारों और दृष्टिकोण को बोलकर, लिखकर और कला के रूप में बता सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता मौलिक अधिकार यानी कि भारतीय नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो सरकार की आलोचना करने की स्वतंत्रता, ये तो बिल्कुल है, हर कोई यहाँ पर क्या है, आलोचना कर देता है। सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता हमको नहीं दी गई है, तो बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। तो 19 के अंतर्गत स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय नागरिकों को विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र में एक प्रभावी मौलिक अधिकार है। सरकार की आलोचना इसे बदलने के लिए आंदोलन करना तथा सरकार की नीतियों का विरोध करने की स्वतंत्रता लोगों को प्राप्त है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस आधार पर राज्य को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर युक्त प्रतिबंध लगाने का अधिकार है? तो यहाँ पर लोक व्यवस्था
विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, न्यायालय की अवमानना, उपयोग सभी। तो 19(2) जो है कि अंतर्गत कुछ आधारों पर वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर भी कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं, जैसे भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा संबंधी अगर आप ऐसा कुछ बोल रहे हैं जिससे हिंसक फैल सके तो वो आपकी स्वतंत्रता नहीं होगी, वहाँ आपको प्रतिबंध कर दिया जाएगा। विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार तथा सदाचार, न्यायालय की अवमानना या मानहानि, अपराध उद्दीपन संबंधी, तो इन सब पे क्या है, प्रतिबंध लगाने का अधिकार है। आगे देखते हैं संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अपराधों के लिए दोष सिद्धि जो है तो 22 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर जो है वो 20 हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 22 के अंतर्गत अपराधों के सिद्ध दोषी के संबंध में संरक्षण, मतलब यहाँ पर जो है आपने कोई जुर्म किया है और दोष मतलब आप पर बिल्कुल साबित हो गया है, लेकिन फिर भी आपको अपने आप को बचाने के लिए क्या है, संरक्षण दिया जाएगा, वकील नियुक्त किया जाएगा ताकि आप अपने आप को बचाने का पक्ष रख सकें। इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं माना जाएगा तब तक कि उसने किसी प्रचलित विधि का उल्लंघन ना किया हो। इसके अतिरिक्त उससे अधिक दंड नहीं दिया जाएगा जितना कि अपराध किए जाने के समय प्रचलित विधि में उल्लिखित हो। आगे है, यदि संशय के आधार पर किसी व्यक्ति के घर की तलाशी ली जा रही है अथवा फोन टेप किया जा रहा है तो ये तो निजता का अधिकार हो गया। कोई भी व्यक्ति क्या है, घर की तलाशी बिना वारंट के नहीं कर सकता, फोन टैप नहीं कर सकता, अगर करेगा तो वो क्या हो जाएगा, निजता का अधिकार है, और ये आर्टिकल 21 में आता है। तो ये आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो यहाँ पर स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, पर्यावरण आवास पाने का अधिकार, काम पाने का अधिकार, स्वस्थ काम पाने का अधिकार जो है नागरिकों को प्राप्त नहीं है, क्योंकि काम पाने का अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, ना कि मौलिक अधिकार से। शेष सभी अनुच्छेद जो है 21 के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत जो है मौलिक अधिकार हैं जो विभिन्न न्यायिक निर्णय द्वारा दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अनुच्छेद मतलब बहुत सारे यहाँ पर वाक्य दिए गए हैं और उसमें से मतलब कथन दिए गए हैं, उसमें से हमको असत्य निकालना है। तो सबसे पहले है अनुच्छेद 20 में वर्णित है कि एक ही अपराध के लिए एक ही बार ना तो किसी पर मुकदमा चलाया जा सकता है, मतलब एक बार अगर उसने आर्टिकल अनुच्छेद ये कहता है कि अगर आपको एक बार जो है आपने जुर्म किया है उसका एक बार मुकदमा चलाया जा सकता है और ना ही उसे दंड दिया जा सकता है एक से अधिक बार, मतलब सिर्फ एक बार चलाया जाएगा और उसने जो सज़ा है वो भुगत ली तो आप उसके ऊपर दोबारा नहीं कर सकते उसी अपराध के लिए जो वो सज़ा भुगत चुका है। अनुच्छेद 21 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध के संरक्षण में संरक्षण देता है, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। अनुच्छेद 22 के अनुसार किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित किए बिना प्राण एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता, तो 22 कहाँ कहता है, ये तो 21 कहता है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा 3 और 2 और 3 क्या है यहाँ पर सही होता है। बाकी 22 में ये व्यवस्था है कि गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर निकटतम न्यायाधीश के सम्मुख पेश किया जाना चाहिए। तो हमारा जो असत्य कथन था यहाँ पर पूछा था, असत्य कथन 2 और 3 हो जाएगा। आगे देखते हैं, व्याख्या भी यही है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और कथन दिए गए हैं जिसमें हमें असत्य कथन बताने हैं, असत्य कथन बताने हैं। तो अभी जो केवी 2023 का पेपर जो होने वाला है फरवरी में, उसमें आपको इसी तरह के क्वेश्चन क्या है देखने को मिलेंगे।
तो इसी तरह के कोई आपको 4 ऑप्शन नहीं मिलेंगे कि 4 ऑप्शन में कौन सा, वो भी होंगे, लेकिन ज़्यादातर जो है अब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप ये क्वेश्चन करके जाएंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी पेपर सॉल्व करने में, क्योंकि अभी जो NVS का हुआ था पेपर, उसमें कुछ इसी तरह के पेपर जो हैं क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। तो वो भी मैं बहुत जल्द NVS जो कि हमारा 2022 में हुआ था उसका पेपर बहुत जल्दी अपलोड करूंगी, तो आप देखते रहिए। चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो असत्य कथन देखना है, क्या है विचार। ऐसा व्यक्ति जो किसी निवारण निरोध अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है पूर्णतः असहाय नहीं है। उसका मामला एक परामर्शदात्री बोर्ड के सम्मुख 3 महीनों के अंदर रखना आवश्यक है। आगे कह रहा है, एक परामर्शदात्री बोर्ड में वे व्यक्ति नियुक्त किए जाते हैं जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों पद पर नियुक्त किए गए हों। तो असत्य कथन बताना है, तो दूसरा वाला ही क्या हो जाएगा, हमारा असत्य हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। 22 अनुच्छेद क्या कहता है कि निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत जो है गिरफ्तार व्यक्ति के संबंध में गठित होने वाले बोर्ड में से व्यक्ति नियुक्त किए जाते हैं जो किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किए जाने योग्य हैं, ना कि उच्चतम न्यायालय के। परामर्शदात्री बोर्ड की अनुमति के अनुसार ही गिरफ्तार व्यक्ति को 3 माह की अवधि तक जेल में रखा जा सकता है। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में किस प्रकार के अधिकार हैं। तो ये है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार हमारा 23 और 24 वाला है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख जो है अनुच्छेद 23 और 24 करता है। अगला क्वेश्चन है, शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत कौन सा कथन सही कथन शामिल है। तो लोगों के अवैध व्यापार पर निषेध, किसी प्रकार के बेगार और जबरन काम लेने का निषेध, बाल मजदूरी के अंतर्गत जिसके अंदर 18 वर्ष से कम आयु के 14 वर्ष है, यहाँ पर 14 वर्ष है, तो ये क्या है हमारा गलत हो जाएगा। पहला और दूसरा सही है यहाँ पर, तो पहला और दूसरा ए ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं, यहाँ पर व्याख्या है। तो अनुच्छेद 23 के अंतर्गत जो है मनुष्य जाति के अवैध व्यापार यानी क्रय विक्रय, बेगार या जबरन काम करने और बाल श्रम को निषेध किया गया है। उल्लेखनीय है कि बेगार प्रथा में मजदूरों को अपने स्वामी या मालिकों के लिए बिना मजदूरी अथवा बहुत ही कम अनाज आदि के जबरन काम करवाना पड़ता है और यही काम जो है मजदूरों को आजीवन करना पड़ता है, तो उसे क्या है बंधुआ मजदूरी कहते हैं। तो कथन 3 जो है शामिल नहीं है, क्योंकि 24 के अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम पे रखना क्या है, निषेध किया गया है। आगे है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 24 जोखिम पूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन का निषेध करता है। ऐसा निषेध जो है पूर्ण निषेध है, ऐसा नहीं है कि युक्त तो पूर्ण निषेध है। ये कैसा है, पूर्ण निषेध है। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है। आगे है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने, खदान और या अन्य किसी खतरनाक काम में नियोजित नहीं किया जाएगा। इस प्रकार बाल श्रम को अवैध बनाकर शोषण के विरुद्ध अधिकारों को अर्थपूर्ण बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो धार्मिक स्वतंत्रता हमारी 25 से 28 है। धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28, तो अनुच्छेद सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी अधिकारों का उल्लेख किया गया है। उल्लेखनीय है कि संविधान की उद्देशिका में सभी नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना के स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए दृढ़ संकल्प व्यक्त किया गया है। इसके अनुच्छेद के माध्यम से मूर्त रूप या साकार किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 25 के अंतर्गत लोक व्यवस्था के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को
अबाध रूप से मानने का अधिकार है, अबाध रूप से मानने का अधिकार है। अब तो यहाँ पर सत्य कथन बताना है। तो 25 कह रहा है कि लोक व्यवस्था के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने का अधिकार है। ठीक है, तो यहाँ पर अबाध रूप से मतलब कोई जोर जबरदस्ती करके नहीं है, स्वतंत्र रूप से वो अपना धर्म परिवर्तित कर सकते हैं, उसकी स्वतंत्रता होनी चाहिए, मतलब किसी भी तौर से उस पर दबाव नहीं डाला गया है। अनुच्छेद 26 ये व्यवस्था करता है कि किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों को देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिसकी राशि जमा राशि से किसी विशिष्ट धर्म का पालन पोषण किया जाता हो। तो यहाँ पर केवल एक ही कथन क्या है, सत्य है, बाकी 25वां जो है वो 26वां यहाँ पर नहीं होगा। तो दिए गए संविधान में अनुच्छेद 25 में यह उपबंध किया गया है कि लोक अदालत जो है सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार प्रसार करने का समान अधिकार होगा। और जो हमारा अनुच्छेद 26 था वो क्या कहता था, और प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को धार्मिक संस्थाओं की स्थापना करना, उनके पोषण का, अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने या स्थावर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का और ऐसी संपत्ति के प्रशासन का अधिकार होगा। और यहाँ पर 27 की भी बात की गई है। सो 27 क्या कहता है, इसके अंतर्गत ये प्रदान किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों को देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिसकी राशि जमा राशि से किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय का पोषण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार असीमित है। सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए सरकार धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर सरकार धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर यह हो जाएगा दूसरा, और तीसरा यहाँ पर क्या है, सत्य है, और ये वाला जो है वो गलत हो जाएगा। तो 2 और 3 क्या है, सत्य है। लोगों को एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन करने का अधिकार है। लोक व्यवस्था, नैतिक और स्वास्थ्य के आधार पर सरकार धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकता है। आगे देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है। तो ये हो जाएगा, क्या क्या प्रतिबंध लगाया गया है, लोक व्यवस्था, सदाचार, अभी हमने पहले उसमें ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा था, और स्वास्थ्य, इस पर क्या है, प्रतिबंध लगाया गया है। लोक व्यवस्था पर मतलब अगर धर्म कार्य ऐसे होंगे जो लोक व्यवस्था प्रभावित होगी तो प्रतिबंध लगेगा। सदाचार और स्वास्थ्य, इन सब पर क्या है, अनुच्छेद 26 में व्यवस्था की गई है। आगे देखते हैं। संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य पूर्ण पोषित किसी शिक्षा संस्थान में धार्मिक शिक्षा दिए जाने को प्रतिबंधित किया गया है। तो बिल्कुल यहाँ पर सत्य है, प्रतिबंधित किया गया है। तो राज्य निधि से पूर्णतया पोषित मतलब राज्य उसको क्या है, पैसा दे रहा है, ऐसी शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा दिए जाने पर क्या है, प्रतिबंध किया गया। बिल्कुल सही है ये। आगे क्या है, राज्य से मान्यता प्राप्त किसी शिक्षण संस्था में शिक्षण ग्रहण करने वाली किसी व्यक्ति की ऐसी संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने हेतु बाध्य किया जा सकता है। तो ये गलत हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों की सही व्याख्या करता है। तो सी ऑप्शन, भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक अपने बच्चों के लिए विद्यालय खोल सकते हैं और उसके लिए इन विद्यालयों को आरक्षित कर सकते हैं। तो सी ऑप्शन क्या है, यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे है
ये अनुच्छेद 30 में अंतर्गत 30 क्या कहता है कि सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों के संरक्षण का प्रावधान है। इसके अंतर्गत किसी भी भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय को अपने शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और उसके प्रबंध का अधिकार है। भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक अपने बच्चों के लिए विद्यालयों की स्थापना कर उनके लिए इसे आरक्षित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों को अनुच्छेद 29 मौलिक अधिकार प्राप्त है। कौन सा? भाषा, लिपि और सांस्कृतिक को संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही। आर्टिकल 29 अनुच्छेद के अनुसार भारत में रहने वाले किसी भी नागरिक को उसकी अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति बनाए रखने के लिए संरक्षित करने का अधिकार है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में वर्णित है। अनुच्छेद असत्य बताना है, ये तो सही है पहला वाला। अनुच्छेद 30 मौलिक अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करता है। दूसरा यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि 30 ऐसा कुछ नहीं कहता, बल्कि 30 कहता है कि अल्पसंख्यकों को उनकी शैक्षणिक संस्था स्थापित करना और उनका प्रबंध करने हेतु स्वतंत्रता देता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा विभिन्न प्रकार की रिटें जारी की जाती हैं। निम्न में से कौन सी रिट शामिल नहीं है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये है अधिकार परीक्षा, प्रमाणीकरण नहीं है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्प्रेक्षा है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 के अंतर्गत प्रमाणीकरण रिट में शामिल नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए 5 प्रकार की रिटें जारी की गई हैं। ये रिटें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेक्षण, निर्देश, आदेश और अधिकार परीक्षा। आगे है, निम्नलिखित में से किसने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की हृदय और आत्मा कहा है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संवैधानिक उपचार मतलब 32 वाला जो है उसको ही संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी गई है। आगे है, संवैधानिक उपचारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसके अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन किए जाने पर सीधे न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। बिल्कुल सही है। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सरकार को कोई आदेश या निर्देश नहीं दे सकती। तो बी तो बिल्कुल 2 जो है वो गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं, किसी गिरफ्तारी व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु न्यायालय द्वारा रिट जारी करने की तो यह हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। जब कभी किसी व्यक्ति को विधि के अनुमति के बिना बंदी बनाए रखा जा सकता है तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के माध्यम से न्यायालय गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश दे सकता है। न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी का तरीका या कारणों की जांच की जा सकती है। यदि न्यायालय को यह ज्ञात हो जाता है कि उक्त व्यक्ति की गिरफ्तारी का तरीका या गैर कानूनी असंतोष है तो न्यायालय गिरफ्तार व्यक्ति को मुक्त करने का आदेश दे सकती है। अगला क्वेश्चन है, जब कोई शासक, न्यायालय, निगम या सार्वजनिक अधिकारी अपने लिए निर्धारित कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं तो उच्चतम न्यायालय उसे अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए कौन सी रिट जारी करेंगे? तो परमादेश देगी। क्या देगी? परमादेश देगी। जब भी कोई सार्वजनिक पदाधिकारी, शासक हो, न्यायालय हो, निगम हो, अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर सकता और उसने इससे किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो न्यायालय उसे परमादेश रिट जारी कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत यदि गिरफ्तार का तरीका या कारण गैरकानूनी असंतोष है तो न्यायालय गिरफ्तार व्यक्ति को छोड़ देने का आदेश देती है।
तो असत्य कथन बताना है। तो अब तक तो ये सारे सही हैं। आगे है अधिकार परीक्षा की रिट उस समय जारी की जाती है जब कोई निचली अदालत सरकारी अधिकारी बिना अधिकारी के कोई कार्य करता है। तो ये वाला जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। असत्य कथन पूछा तो ये जो है गलत है। चौथा है जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय ऐसा करने से रोकने के लिए निषेध जारी करता है। तो ये सही हो जाएगा। बाकी आंसर हमारा थर्ड है। आगे देखते हैं, मौलिक अधिकारों के दो वर्ग हैं। कुछ अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं जबकि कुछ अधिकार नागरिकों एवं विदेश नागरिकों को प्राप्त हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मात्र अधिकारों नागरिकों को प्राप्त है? तो आंसर क्या हो जाएगा? 15 अनुच्छेद 15 जो है उसमें क्या है, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ये अधिकार विदेशी नागरिकों को नहीं प्राप्त है। तो भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों में कुछ ऐसे अधिकार हैं जो भारतीय नागरिकों एवं विदेशियों को समान रूप से, जबकि कुछ ऐसे अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। वे अधिकार विदेशियों से प्राप्त नहीं है। वे कौन कौन से हैं? तो अनुच्छेद 15 में केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर विभेद का प्रतिषेध का उल्लेख है। 16 जो है लोक नियोजन के विषय के अवसर की समता का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 19 में विचार, अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सम्मेलन, निर्वात, विचरण और निवास और संघ बनाने की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों को शिक्षा और सांस्कृतिक संबंधी अधिकार सम्मिलित हैं। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार जो है भारतीय नागरिकों के और विदेशी नागरिकों समान रूप से प्राप्त है? तो कुछ दशाओं में गिरफ्तार और निरोध से संरक्षण का अधिकार, सार्वजनिक पदों पर नियुक्ति का अधिकार। तो कुछ दशाओं में गिरफ्तार और निषेध के संरक्षण का अधिकार, आर्टिकल 22। कुछ दशाओं में गिरफ्तार और निषेध से संरक्षण संबंधी अधिकार भारतीय नागरिकों और विदेशियों को समान रूप से प्राप्त है, जबकि शेष अन्य जो है के अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। आगे देखते हैं, आम चुनाव में वोट देने का अधिकार कौन सा अधिकार है? तो हमारा ये कौन सा अधिकार है? वैधानिक अधिकार है, ना कि मौलिक कर्तव्य, ना संविधान उत्तर अधिकार। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 61वें संशोधन द्वारा 61वें संशोधन द्वारा अधिनियम 1989 के द्वारा अनुच्छेद 326 में संशोधन करके लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के चुनाव में मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो वोट देने का अधिकार हमारा वैधानिक अधिकार है। आगे है, सर्वोच्च न्यायालय ने संपत्ति के अधिकार को मूल ढांचे का तत्व नहीं माना है। सही नहीं है, सही नहीं बताना है। ये सही है। 44 संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति हटा दिया गया था 300 का में, ये भी सही है। मूल संविधान के में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार की श्रेणी में शामिल नहीं है। तो केवल सी जो है तीसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। भारतीय नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, जिनमें संपत्ति का अधिकार भी शामिल था। अब नागरिकों को केवल 6 मूल अधिकार ही प्राप्त हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मौलिक अधिकार संविधान के अनुच्छेद 12 में वर्णित राज्य के विरुद्ध प्राप्त हैं। तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। असत्य कथन देखना है। मौलिक अधिकार के संबंध में न्यायपालिका को विधि द्वारा यह अधिकार निर्धारित करने का अधिकार है कि सैन्य बल खुफिया विभाग में ये अधिकतर किस सीमा तक प्राप्त होंगे। जब कभी संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण आपातकाल की घोषणा की जाती है तो संविधान के अनुच्छेद 19 में उल्लिखित स्वतंत्रता संबंधी अधिकार का क्रियान्वयन विलंबित रहता है। राष्ट्रपति
तो केवल 2 जो है वो सत्य नहीं है, बाकी 3rd और 4th जो है ये सारा सही है। 359 के अंतर्गत दूसरा आदेश जारी कर अन्य मौलिक अधिकारों को क्रियान्वयन को स्थगित कर सकता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 359 के अंतर्गत जो है एक आदेश जारी करेगा, जिसके अंतर्गत क्या है, मौलिक अधिकारों को कुछ समय के लिए स्थगित कर सकता है। आगे है तो यहाँ पर आंसर जो है बी है। निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को आपातकाल की स्थिति में स्थगित नहीं किया जा सकता है? तो आर्टिकल 21 हो जाएगा। आर्टिकल 21 कहता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता स्थगित नहीं कर सकते हैं। आगे है मौलिक अधिकारों की श्रेणी में अनुच्छेद 13 में क्या उपबंध है? तो आर्टिकल 13 कहता है कि उच्चतम और न्यायपालिकाओं में न्यायिक समीक्षा का संवैधानिक अधिकार। आगे है संसद संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन किए बिना किसी भी अंश या प्रावधान में संशोधन कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल ढांचागत विशेषताएं केशव भारती मामले के अपने निर्णय में दी थी। तो आंसर क्या हो जाएगा? दोनों सही है। सत्य कथन बताने थे तो दोनों क्या हो जाएंगे? सही है। अब यहाँ पर कुछ आर्टिकल हैं और यहाँ पर कुछ उनके बारे में है। तो सही मिलान करना, सही सुमेलित है, ये बताना है कौन सा सही सुमेलित है। तो भारत में रहने और सभी नागरिक को अपनी भाषा या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार, अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थाओं और स्थापित करने का अधिकार, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण में अधिकार। ये गलत है क्योंकि आर्टिकल 21 हमारा प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर जो है अधिकार बंदी प्रत्यक्षीकरण, तो यहाँ पर सशरीर पेश करना, सशरीर पेश करना उत्तर, तो दो ये बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। बाकी उत्प्रेक्षण मतलब अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को रद्द करना, परमादेश आपका अधिकार क्या है और अधिकार आप हमारा आदेश परमादेश और अधिकार परीक्षा आपका अधिकार क्या है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे है फिर से सूचियाँ दी गई हैं। तो अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष सभी समान हैं। अनुच्छेद 17 कहता है कि अस्पृश्यता का अंत कर दिया जाना चाहिए। 16 कहता है सरकारी नौकरियों में आरक्षण, 16 का कहता है कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण। 18 कहता है उपाधियों का अंत होना चाहिए, सिर्फ जो एजुकेशनल है, जो हमने अर्जित की हैं कुछ, उससे वही हम उपाधियां कर सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर, प्रोफेसर, कर्नल, ऐसी उपाधि हम लगा सकते हैं। बाकी सभी उपाधियों का राजा, महाराजा, इस तरह से हम उपाधियां नहीं लगा सकते। तो आर्टिकल अनुच्छेद 18 कहता है, तो हमारा जो सही हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अधिकार, इसमें सत्य कथन बताने हैं। अधिकार वस्तुतः नियमों और सिद्धांतों को कायम रखने का व्यक्ति, समूह या देश का वादा होता है। मानव अधिकारों से जुड़ी संधियों पर हस्ताक्षर करने वाले पर उसके पालन की कोई बाध्यता नहीं होती है। तो केवल एक ही जो है वो सही है। आगे है सही कोट हमको यहाँ पर पढ़ना है। तो स्कूली शिक्षा प्रत्येक भारतीय का अधिकार बन चुका है। तो बिल्कुल स्कूली शिक्षा में जो है 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन दी गई है। तो ये सही है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की सूची में शिक्षा के अधिकार को शामिल किया जा चुका है, बिल्कुल सही है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार की सूची में संपत्ति का अधिकार, तो 42
44 जो है वो हो जाएगा 44 में 1978 के द्वारा यहाँ पर हटाया गया था। तो 42वां संविधान संशोधन किया गया था, संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया था 1978 में। इस तरह से हमारे जो मौलिक कर्तव्य पहले 7 थे, यानी कि 1978 से पहले 7 थे और 1978 से कितने हो गए, 6 हो गए 44वां संशोधन करके। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगले वीडियो में और क्वेश्चन के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जिसको भी PDF चाहिए वो डिस्क्रिप्शन में देख सकता है, वहाँ से आप ले सकते हैं।